देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान सुनना, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, ठीक है। मेडिकल एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक तो फिक्स है, हमेशा फिक्स है, एक एक, ठीक है। अब इसमें भी कैटेगरी होती है आपकी कि कितने टाइप के होते हैं। पहले आप समझो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। किसी भी बॉडी को आप ग्रेविटी में किसी एंगल पे थ्रो करते हो, वर्टिकल की बात नहीं चल रही है। वर्टिकल आपने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स 1D में पढ़ लिया कि बॉडी ऐसे जा रही है तो ऐसी वापस आती है। बट इन दिस केस क्या होगा, आप जब बॉडी को किसी एंगल पे फेंकोगे जमीन पे खड़े होके यानी ग्राउंड से, तो वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है। क्यों करता है? आप फेंक उसको ऐसे रहे हो, ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको पुल करती। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन विच इज कवर्ड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। अब इसमें हो सकता है आप किसी टावर से खड़े होकर फेंको, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर आप जमीन से बोलते हो उसे बोलते हैं ऑब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी 3 केस होते हैं। जनरली एनसीईआरटी में सीबीएसई वाले सिर्फ एक ही पढ़ाते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि कौन सा केस लगाना है कौन सा नहीं, ठीक है। तो डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा मैं, सीधे सीधे लिखवा रहा हूं इसमें कि प्रोजेक्टाइल हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बेटा ऑब्लिक को हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी बोल देते हैं। ये अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है कि जनरली किसी टावर से या किसी हाइट से खड़े होकर आप बॉडी को फेंकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, हमारे एनसीईआरटी में जैसे मैंने बोला एक ही केस होता है भाई, ऐसे फेंकने पे बॉडी ऐसे आएगी, है ना। ये पहला केस बनता है। मैं आपको सारे केस ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, सारे ही पढ़ाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। फिर दूसरा केस क्या बनता है, इसमें दूसरा केस बनता है सर अगर टावर पे ऐसे रखा है, अगेन टावर, और आपने बॉडी को अब ऐसे थ्रो किया है। इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, इसमें इसके 2 कंपोनेंट होने वाले। इसका u है तो ux होने वाला है और uy होने वाला है, और ये थीटा है मान लीजिए। इसमें देखो आपका सिर्फ ux है, दिस इज व्हाट ux बेटा, है ना। और uy कितना है इसका, 0 है फिलहाल। फिर तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस बनेगा सर कि आप टावर पे खड़े हैं, अब आपने बॉडी को ऊपर की तरफ उछाला है ऐसे u वेलोसिटी से, तो ये कुछ ऐसे आएगा। और इसमें सिमिलैरिटी है बट थोड़ा सा अलग है। देखो मान लो इसने बनाया थीटा, तो इधर क्या होगा और इधर क्या होगा भाई, ओनली कंपोनेंट, सिर्फ कंपोनेंट का डिफरेंस आता है और इक्वेशन वही लगती हैं। इन दोनों में कोई एग्जैक्टली फॉर्मूले नहीं बनते। इवन इन तीनों को भी फॉर्मूले बेस रटो ही मत, आप सिर्फ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाओ, x में एक बारी और y में एक बारी, समझ में आई बात। फिर यहां देखो, यहां पे पहला केस बनता है नॉर्मल कि सर आपका ऐसे फेंका आपने ग्राउंड से और ऐसे आ गई बॉडी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है मेंस के लिए, ठीक। मतलब एंगल पे फेंकोगे आप तो यहां पे क्या हो जाएगा, u cos थीटा, यहां पे u sin थीटा। दूसरा क्या बन सकता है यहां पर, दूसरा बन सकता है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। इसके अंदर इंक्लाइन वाला आता है, मतलब आप इस बारी जमीन पे खड़े होके नहीं है, आप जमीन से किसी इंक्लाइन जगह पर हैं। मान लो ये इंक्लिनेशन है और आपने बॉडी को ऐसे फेंका है, गेटिंग माय पॉइंट। इसे बोलते हैं इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। और तीसरा केस क्या बन सकता है इसमें, तीसरा केस उल्टा कर लो कि भाई आपका इंक्लाइन था पहले से ही सरफेस, मान लेते हैं कि आपका इंक्लाइन था, बट आप कहां से फेंक रहे हैं बॉडी को, यहां से फेंक रहे हैं। ये थीटा अलग है, मान लो इसको, चलो मान लेते हैं कुछ नाम देते हैं, जैसे ये देखो ये अलग है, थीटा है, और इसको कुछ नाम देते हैं अल्फा। चलो ये अल्फा देते हैं और ये थीटा देते हैं, राइट। तो ये दोनों ही इंक्लाइन की केस है। ये इंक्लाइन नहीं है भाई आपका, ये एडवांस के लिए ज्यादातर काम करता है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मेंस में भी देते हैं हम लोग, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर इसमें चेंजेस करते रहते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक।
इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होने वाला है, यहाँ पे ग्रेविटी के कंपोनेंट नहीं टूटेंगे, यहाँ पे ग्रेविटी के भी टूट जाएंगे कंपोनेंट, राइट, और यहाँ ग्रेविटी कोई कंपोनेंट टूट ही नहीं रहा। तो हम पहले आपको ये समझाएंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। ये वाला एडवांस का टॉपिक है, से अलग से कराऊंगा। फिलहाल ये केसेस करने हैं, 3 और 3 6 केसेस, ठीक है। फटाफट छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से। देखो जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं उनको आप फॉर्मूले एक के तो रट ही लेना, बाकी सबके खुद भी तुरंत तुरंत बन जाते हैं, ठीक। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वाला है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखो जरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये तो पहला केस, आपने पहला केस नंबर बताना है। इसके अंदर ऐसे फेंका आपने। जब आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं भाई, तो आप खुद सोचो कि इसके पास इस टाइम पे कितनी वेलोसिटीज है। क्या ये एंगल पर है? नहीं। क्या एंगल पे? नहीं है। एंगल पे नहीं तो इसके कंपोनेंट नहीं टूटेंगे। तो सिर्फ इसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसको हम बोल देते हैं u, और y में कितना बेटा इसका 0। तो जब ये बॉडी ऐसे आएगी तो ऐसे चलेगी। अब आपको पहले प्रूफ करना है कि क्या ये प्रोजेक्टाइल है कि नहीं, क्या ये पैराबोला है कि नहीं। कई बार इसकी फाइनल रिजल्ट को याद रखो अगर आप, तो बेटा इस पर क्वेश्चन बन जाता है, कंपेयर करके निकालना होता है सिर्फ, ठीक है। देखिए तो बताओ कैसा मोशन है बेटा, ये 2D है 1D है? ये 2D मोशन है 1D मोशन है? ये 1D है 2D है? 2D है ना भाई। अगर बॉडी ऐसे आ रही है, इस पॉइंट पे खड़े होके क्या मिलेगा, x, और तो 2D हुआ ना। तो देखो, तो पहले आप मोशन स्टडी करो x में, मोशन इन x डायरेक्शन। इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर गाइस, axt स्क्वायर। अब बताओ ux कितना है बेटा, ux कितना है हमारे पास, ux हमारे पास u है, और ax कितना है हमारे पास 0। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है हमारे पास? नहीं। ग्रेविटी किस में काम करती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? वर्टिकल। तो ग्रेविटी हमारी वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, x इज इक्वल टू 0 प्लस u इंटू टी, तो आ गया टाइम कितना आ गया, x अपॉन u, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली y में स्टडी कर लेते हैं, मोशन इन y डायरेक्शन। भाई y में y की इक्वेशन लगा दो, y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। बच्चों तो बेटा u बाई कितना है हमारे पास 0 है, और बेटा a बाई कितना है हमारे पास 0 है, सॉरी a बाई जी है भाई, और माइनस जी लेंगे क्योंकि ऊपर फेंक रहे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी यहां से बनेगी हमारे पास y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और गाइस ध्यान देखो कि हाफ जी और टाइम कितना है x बाय यू। क्या टाइम बदलता है अलग अलग डायरेक्शन में? क्या टाइम अलग अलग होगा, x में अलग y में अलग नहीं होता? हाँ अच्छा नीचे यार, तो प्लस ले लो, सॉरी, ठीक है। हमारा टाइम नहीं बदलता है, टाइम थोड़ी ना बदलता है, हम 3D डायमेंशन में जीते हैं, 4D में थोड़ी जीते हैं, राइट। तो बेटा यहां से हमारे पास फाइनल क्या आने वाला है, हाफ जी यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और याद करो ये पैराबोला है, याद करो ये पैराबोला है। कैसे? इसको मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इस पूरे टर्म को k बोल दिया। पेपर में कभी कभी इसी इक्वेशन के बेस पे कुछ ना कुछ दिया होता है, कंपेयर करके आंसर निकालना होता है। सुन रहे हैं पीछे आप लोग? तो बेटा ये पैराबोला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ आया? तो हमने प्रूफ कर दिया कि पैराबोला है। ऐसा आपको 12th में भी मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 चैप्टर में मैंने आपको एक कराया था, 2 प्लेट के बीच में चार्ज पार्टिकल एंगल पे फेंका था, याद आ रहा है? वहां भी कुछ इस प्रकार की इक्वेशन थी, बट वहां पे कांस्टेंट कुछ और थे। क्लियर है कि नहीं है? फटाफट बोलो और जल्दी से छापो इसको। तो यहां से देखो आपको पैराबोले वाली इक्वेशन क्लियर हो गई। आप देखो जब हम बात करें 2D, मतलब x में भी हो रहा है और y भी हो रहा है, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट है कि नहीं?
तो ध्यान से देखो आप कि उस हिसाब से आपकी क्वेश्चन पैराबोला हो गई। अब आपसे क्या पूछेगा कि इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर आपसे पूछता है कि बताओ ये डिस्टेंस कितना रहा, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? और वो बोलता है कभी कभी कि बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी रही, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। बताओ स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी u, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी उसको खींचेगी, तो उसके पास ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन भी लगना चालू हो जाएगा, राइट। तो ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी भी y डायरेक्शन में चेंज होगी। किसमें? y में चेंज होगी, x में चेंज नहीं होने वाली है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी, जिसमें लिख लेते हैं, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट में आप देखो आपके पास 3 इक्वेशन है मोशन की, राइट। कौन कौन सी बेटा? v इक्वल टू यू प्लस एटी भी होता है, इसमें भी टाइम है। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर भी होता है, इसमें भी टाइम है। लास्ट वाली में टाइम है क्या? नहीं है। तो मेरे हिसाब से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए आपको? देखो स्टार्टिंग में u पता है, परंतु ध्यान सुनो मेरी बात, हमको x डायरेक्शन वेलोसिटी दे रखी है इन्होंने। किसकी दे रखी है? x ही, और हमें चाहिए किसमें? y में। तो यहां उठा लो इसको, क्योंकि टाइम तो कॉमन रहेगा। टाइम आपका x में भी सेम रहता है और y में भी सेम रहता है। x में मेरे पास एक्सेलरेशन है क्या? अरे x में एक्सेलरेशन है क्या हमारे पास? तो अगर हम पहली वाली इक्वेशन उठाते हैं तो बेटा ये 0 हो गया एक्सेलरेशन, तो फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? टाइम। क्योंकि दिमाग में क्या आता है, अरे सर पहले में भी टाइम है दूसरे में टाइम है, इसको उठा लेते हैं। बट ध्यान सुनो, x में एक्सेलरेशन है ही नहीं, राइट। और आपको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी है ही नहीं, v तो है ही नहीं ना हमारे पास, बोलो। तो u को लेके सिर्फ नहीं निकाल सकते आप, सिर्फ u को लेके नहीं निकाल सकते आप। तो आप क्या करो, इसको उठा लो। देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, या u बाई टी लिख लो इसको, प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। s कितना है हमारे पास बोलो? इसको हम बोलेंगे h, हाइट। तो ये हो गया हमारे पास h, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t कितना हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 2h बाय जी। ये गॉट इट? समझ आई बात? तो इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत आसान है, आप रटो मत, फिर भी निकाल सकते हो तुरंत तुरंत फॉर्मूला, या प्रैक्टिस के दौरान रट भी जाता है। तीसरा पैरामीटर होता है रेंज, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब x डायरेक्शन में जमीन पे कितनी दूरी पे गिरा। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है आपको। रेंज यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। x की बात चल रही है, कौन सी स्पीड लेंगे आप? y वाली, x वाली? भाई इस बॉडी को देखो, x में हमने ऐसे फेंका था, हमारी वेलोसिटी इसको ऐसे ले जा रही है, ग्रेविटी इसको नीचे ला रही है। समझना मेरी बात, हमारी वेलोसिटी इसको ऐसे ले जा रही है, ग्रेविटी नीचे किया, फिर हमारी वेलोसिटी आगे, फिर ग्रेविटी नीचे, फिर ऐसे करके। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली वो नीचे जाती है। हमारी वेलोसिटी उसको y में नहीं ले जा रही थी, हमारी वेलोसिटी कहां लेके जा रही है उसको? सिर्फ x में लेके जा रही है। समझ में आई बात? y में ग्रेविटी पुल कर रही है, वो जाना ऐसे ही जा रही है। और क्या x में एक्सेलरेशन होता है? नहीं। तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे सर हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पूरा टाइम चाहिए हमको, है ना, पूरा का पूरा टाइम चाहिए। तो बेटा टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? u, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारे पास? 2h बाय g। ये आंसर हो गया आपका रेंज का। समझ में आई बात? बोलो, ये आंसर हो गया हमारा रेंज का। सो दिस इज योर आंसर। हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैं वेलोसिटी बताऊंगा, पहले इतना लिख लो जल्दी से। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात बताओ, मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है वैसे वैसे ग्रेविटी इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल चेंज हो रही है। बताओ y में चेंज हो रही है, x में चेंज हो रही है? y में चेंज हो रही है, राइट। तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कोई बोले यार थोड़ी देर बाद 10 सेकंड बाद वो यहां पहुंचा, तो 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हुई वो निकालना है। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये तो ध्यान से देखो बेटा, ये x है और ये y है।
तो डेफिनेटली इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कहां जाने वाली है, टेंजेंशियली, है ना। तो बेटा टेंजेंशियल जाएगी तो इस टाइम पे इसका कुछ ना कुछ एंगल भी बनेगा, तो इसे हम बोल देते हैं बीटा। यानी उस समय पे उसकी दोनों वेलोसिटी है, एक्स भी है और वाई भी है, तो हम बोलेंगे वी एक्स। वी एक्स हमारा बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, क्योंकि एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बट हमारी वाई में चेंज हो रही है, क्योंकि वाई में क्या लग रहा है, ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन लग रहा है, तो हम बोलेंगे वी वाई। तो बेटा जब भी आपका अब ये बन गया, अब ये एक आपका 2D वेक्टर हो गया, है कि नहीं वेक्टर है, इसका एक्स भी है और इसका वाई भी है, तो किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग, वी एक्स आई कैप आई के लिए और वी वाई जे कैप। इतनी बात क्लियर है, यानी हमको वी एक्स भी चाहिए, हमको वी वाई भी चाहिए। तो सिंस मुझे पता है कि भाई सर वी एक्स क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो बेटा एक बात बताइए, एक्स की वेलोसिटी कितनी थी u, और ए एक्स कितना था 0, तो ये बदला क्या, ये नहीं बदला सर। अब इसी तरह y निकालो वी वाई, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, राइट। तो मुझे बताया जरा गौर से, यू वाई कितना था 0, बेटा ए वाई कितना है g, तो हमारे पास y में वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि अगर आप इसमें टाइम रखते जाएं तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी दोनों को उठा के आप पहले इक्वेशन पुट कर दें, तो हमारे पास वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। क्लियर है इतनी बात, ये अच्छा, दिस इज व्हाट वेक्टर फॉर्म गाइस, वेक्टर फॉर्म हो गया है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बोलो भाई, अंडर रूट आई के साथ क्या है u, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो, और जे के साथ क्या है, तो g का स्क्वायर और t का स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछे बताओ उस टाइम पे, उस जब p पे पहुंचा तो उसका बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब उसका एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस से, कितना बनाया हमने, बीटा। क्या बनाया, बीटा। तो इसे मैं बोलूंगा पता है क्या, इसे बोलेंगे हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट बच्चों। तो वो क्या होने वाली है हमारी, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये रही मेरी v, बेटा इधर की तरफ चल रहा है vx, इधर की तरफ चल रहा है vy। अभी मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले वेक्टर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया भाई, तो ध्यान से देखो vx और vy परपेंडिकुलर है कि नहीं आपस में, अरे बोलो। तो हम बोलेंगे tan बीटा इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, vy। व्हाट इज बेस, व्हाट इज vy, gt। व्हाट इज दिस, u। आंसर, तो बीटा क्या हो गया हमारे पास, tan इनवर्स gt बाय u। तो ये आपके फॉर्मूले बन रहे हैं और ये आपका कॉन्सेप्ट है, आप चाहे रट लो चाहे बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो कुछ चीजें ऐसी बना लेनी चाहिए, क्योंकि कितने फॉर्मूले रटोगे आप, और रटने की संभावना तब ज्यादा अधिक होती है, बढ़ती है, तब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप कम प्रैक्टिस करें तो कॉन्सेप्ट बहुत दिमाग में रखिए। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक केस कंप्लीट करा दिया मैंने, फटाफट लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। छापो भाई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखो फटाफट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अगेन एक और केस समझाता हूं आपको। अब ये थोड़ा मेंस लेवल का, नीट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। ध्यान सुनिएगा कि अब अगर इसमें मैं सारे के सारे डेरिवेशन नहीं कराने वाला इनके दोनों केस। मान लो बेटा आपने बॉल को ऐसे फेंका, अब इसके पास क्या होने वाला है, दो कंपोनेंट होने वाले हैं। पता, सुनो, टाइम 0 पे ही इनिशियली अब इसके पास दो कंपोनेंट है, पिछले वाले में सिर्फ एक ही कंपोनेंट था ही नहीं, पहली बात तो सिर्फ एक्स वेलोसिटी थी। अभी ध्यान सुने आप, अब इसके पास बेटा यू एक्स भी है, उसे बोलेंगे यू कॉस थीटा। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों डेरिवेशन में, सिर्फ कंपोनेंट का अंतर है। और यहां पे क्या होने वाला है, यू साइन थीटा। और अगेन सारी कहानी वही चलने वाली है। तो कैसे निकालेंगे आप, इसमें अब मैं बार बार आपको प्रोजेक्टाइल प्रूफ नहीं करा रहा हूं, सीधे आपको क्या पूछा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, वेलोसिटी निकाल दो किसी इंस्टेंट पे, ये सब पूछा जाएगा आपसे। तो देखो अब इसको मोशन इन एक्स में स्टडी करो, सेम कहानी, मोशन इन
एक्स डायरेक्शन। तो बेटा एक बात बताओ, इस बार एक्स में क्या है हमारे पास, u cos, मैं सीधे लिख दूं u x t, चलो पूरा लिखता हूं, प्लस हाफ a x t स्क्वायर। देखो ये वाला केस पढ़ के आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल का पहला केस बड़े आराम समझ में आएगा। दोनों बिल्कुल सेम है, यहां पे हम ऐसे फेंक रहे हैं, उसमें नीचे से फेंकेंगे, फर्क ज्यादा नहीं है। ठीक है बेटा, एक्स एक्स रहने देना, यू एक्स कितना है बोलो, यू कॉस और इंटू टाइम। बताओ ए एक्स कितना है, ए एक्स कितना था 0, तो बेटा 0, तो टाइम कितना हो गया, यहां से टाइम कितना हो गया x अपॉन, और पिछले वाले में क्या था x बाई। फर्क आया कि नहीं आया, क्या फर्क आया, सिर्फ कंपोनेंट का फर्क आया। ठीक है, ज्यादा कुछ नया नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब अगर हम y में स्टडी करें, मोशन इन y डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो हमको पता है सर यू वाई, इस बार यू वाई 0 नहीं है, इस बार यू वाई कुछ ना कुछ है, कितना है यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है प्लस जी। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आप y इक्वल टू मिलेगा आपको u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो इसमें एज सच आप वो बना नहीं सकते कि इसमें क्या ही फॉर्मूला बनाओगे, आपको y भी चाहिए होगा। अगर आपसे कोई बोले कि यार इसमें वो बता दो टाइम पीरियड, पूरा टाइम यहां से लेके यहां तक। अच्छा, छोटे टी और बड़े टी में क्या अंतर है, जब आप एक जगह से स्टार्ट करें, आप मान लो कि एक जगह स्टार्ट करें, एक दूसरी जगह जा रहे हैं हम, तो उस पूरे अंतराल को, पूरे टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, टोटल टाइम। लेकिन अगर बीच में आप कहीं रास्ते में हैं और आपसे कोई पूछे कितना टाइम है, तो बोले टाइम ऑफ इंस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ इंस्टेंट। मतलब जर्नी कंप्लीट होने पे जो टाइम होता है उसे पूरा टाइम बोलते हैं, उसे टाइम पीरियड बोल देते हैं, उसे कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। लेकिन अगर आप बीच में हैं तो उसे टाइम ऑफ इंस्टेंट बोल देते हैं, स्मॉल टी से लिखते हैं। तो अगर आप इसमें टाइम पीरियड निकालेंगे फॉर टोटल टाइम, या फॉर टोटल टाइम की अगर बात करें, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो बेटा इसमें आपको टी को क्या लिखना पड़ेगा, बड़ा टी। तो आपको कुछ फॉर्मूला नहीं बनने वाला है। देखो y क्या है, y क्या है बताओ, h के बराबर, तो यहां लिखेंगे h u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बना है क्या, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, ऐसा सिर्फ आपको वैल्यू ही डालनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। तो इस केस में आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं आएगा, जैसे पिछली बार में आ गया था इजी वाला। इसमें आपको हर केस नॉर्मली स्टडी करना पड़ेगा, एक्स में स्टडी करो, वाई में स्टडी करो। ठीक, अब रेंज की बात चलेगी, अगर यहाँ पे देखो रेंज की बात चलेगी, रेंज, तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या होता है, क्या होता है, स्पीड क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बोलो u cos थीटा है ना, u cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। अब यहां से टाइम निकालना पड़ेगा, तो पहले आप इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तब डालेंगे तो आंसर आएगा। समझ में आ रही बात, कर लेंगे इसको। हाँ, यहां पे तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट के लिए समझो, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट समझना जरा गौर से। भाई आपका पार्टिकल ऐसे चला है, इस बार ऐसे चला है, ऐसे u वेलोसिटी से, तो बेटा ये कुछ ऐसे ही तो आएगा नीचे की तरफ, ऐसे तो आएगा ऐसे। अब देखो यहां पे ऑलरेडी इसके पास कितना था पहले, u cos, और यहां पे u sin थीटा। अब यहां पे क्या होने वाला है बताओ, v, तो यहां पे क्या होगा बोलो vx, और यहां पे क्या होगा vy, है ना, ये इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा। अब पिछले वाले केस में हमारा vx बदल रहा था क्या, नहीं बदल रहा था, यहां भी नहीं बदलेगा। लेकिन पिछले वाले केस में vx क्या था, u के बराबर, इस बार क्या है u cos थीटा, तो थोड़ा सा फर्क आया। और पिछले वाले केस में vy क्या था, gt, क्या था vy gt, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, बट इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या भाई में, कितनी है हमारे पास u sin थीटा। तो कहने का मतलब जब अगर आप v निकालेंगे बेटा, तो आप लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप। समझ में आ रही बात। तो हम बोलेंगे सर vx कितना है, आप बोलेंगे सर ux प्लस ax इंटू टी। तो बेटा vx कितना हो जाएगा हमारे पास, u cos थीटा प्लस 0, तो vx कितना हो गया हमारे पास, u cos थीटा। देखो रटने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न चल रहा है। अगर आप नोटिस करें तो एक डेरिवेशन अगली डेरिवेशन को बिल्कुल रेप्लिका टाइप चल रही है। ठीक, अच्छा vy देखें जरा, vy क्या होगा, vy होगा आपका
यू साइन थीटा प्लस GT। समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? आप इसको उठा के यहां रख दीजिए, आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगा ये? बोलो जरा क्या है यहां पर? u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जी भी आएगा ना? बोलो। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ सही सही है। कितना है हमारे पास? पूरा ही है ना ये, u साइन थीटा प्लस GT लिख लो भाई इसको, समझ में आया? और j कैप, ये आपका वेक्टर नोटेशन हो गया। अरे आया कि नहीं आया भाई? पीछे पक्का सबको आया? तो इसका मॉड निकालने का तरीका क्या होगा? अंडर रूट यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा प्लस GT का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकलेगा tan बीटा से। बेटा tan बीटा क्या होता है यहाँ पे? tan बीटा बताओ यहाँ पे क्या होगा? बोलो Vy अपॉन, तो बेटा Vy कितना है? u साइन थीटा, अरे भाई प्लस GT अपॉन u कॉस थीटा। तो मैंने बोला था ना इस बार ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनेंगे, आपको जनरलाइज वे में सोचना पड़ेगा। कंपोनेंट है तो ले लो, इनिशियल है तो ले लो, नहीं है तो मत लो। समझ आई बात? तो ये डिफरेंस था, बिल्कुल सेम आपका देखना अगला केस होगा, इसके बाद एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी इसी पैटर्न में चलेगा। ये दोनों अगर समझ में आ रहे हैं आपको, ये वाला समझ में आ रहा है तो अगला आएगा, अगले के बाद तो एंगुलर वाला, वो भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, फटाफट लिख लो इसको, छाप लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चालू देखो। अच्छा आप तीसरा केस देखो जल्दी से, इसे भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था भाई बेट्स गोवा वाले को। देखो आपका तीसरा केस क्या होगा बताओ? ऐसे करके और यूं करके जाएगा ये थीटा है और ये यू कॉस थीटा है और ये यू साइन थीटा है। अब निकालो, सारे केस निकालोगे, मैं भी लिखते जाता हूं, आप अपने अपना करते रहो। तो पहला हम करेंगे मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। सीधा सीधा लिखूंगा सर, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अरे यू कॉस थीटा प्लस लेंगे माइनस लेंगे? प्लस लेंगे, है ना, और प्लस 0 ले लो। तो ये वाली चीज तो सेम ही रही हमारी, है ना। भाई वाई में क्या लिख लूं मैं? वाई में मैं एच लिख सकता हूं। चलो जनरल केस चल रहा है, जनरल चल रहा है तो वाई रहने दो। तो बताओ यू साइन थीटा। अच्छा एक गलती हुई है पिछले वाले डेरिवेशन में। क्या गलती हुई है? इसमें साइन कंपोनेंट कहाँ था? साइन कंपोनेंट कहाँ था? नीचे। तो साइन नेगेटिव लेना था भाई, क्योंकि इसमें ये वाला कंपोनेंट कहाँ है? ऊपर। जब भी टावर वाला केस चलता है ना, या हाइट से फेंकते हैं, तो आपको साइन कंपोनेंट ध्यान देना होता है। पिछले वाले में प्लीज वहां करेक्ट कर लीजिए, जहां जहां यू साइन थीटा उसके आगे माइनस लगा लीजिए। हाँ मैं बताता सुनो, जब भी टावर वाला केस आता है, हाइट से फेंकने वाला केस, आपको एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन लगाना होता है जिसमें जी हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? देखो जो आपने 9th में पढ़ा कि यार ऊपर जाने पे जी नेगेटिव, नीचे आने पे जी, लेकिन आपने कभी बात करी कि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उनकी डायरेक्शन क्यों नहीं ली हमने? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उन पे सेट हो जा रही थी वो, लेकिन हर जगह सेट नहीं होती है। तो जब ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो भाई उसमें वेलोसिटी u भी पॉजिटिव होगा, v भी पॉजिटिव होगा, और बेटा s भी पॉजिटिव होगा और g नेगेटिव होगा। क्योंकि बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, पुल, ग्रेविटी का पुल कहां लगता है? नीचे की तरफ, है ना। और अगर बॉडी नीचे जा रही है तो बेटा u नेगेटिव, बेटा v नेगेटिव और s भी नेगेटिव और g तो पहले से नेगेटिव है ही है। साइन कन्वेंशन 9 को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, ये इसलिए बता रहा क्योंकि टावर वाले केस में यही काम करते हैं सही से, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इसी से बनती हैं।
जैसे मान लो अगर आपने ऐसे करके फेंका है, इसमें इसी को मान लो, इसमें अब कोई बोले बताओ कितना टाइम लगा उसमें नीचे आने में। या ऐसे मान लो टावर से आपने बॉडी को ऐसे फेंका तो ऐसे जाएगा ही। तो इसमें आप क्या करोगे, आप अगर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाओगे ना, और इसमें अगर नेगेटिव नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा। मतलब आप बोलो चलो मैंने बोला यार 40 मीटर है, बॉडी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये यू मान लो, और ये 40 मीटर की इसकी हाइट है, ऐसे करके। अब आप लगाओ s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये लगाओगे भाई, ये तो लगाओगे आप बोलोगे हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है 40 ग्राउंड से, और u कितना है 10 t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, आंसर गलत आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर बिल्कुल गलत आएगा, समझे। तो दो तरीके से सॉल्व करने की। पहला तरीका कि आप पहले यहां से लेके, आप पहले a से लेके b तक का टाइम निकाल लो, फिर b से लेके c तक का टाइम निकाल लो। यहां से यहां तक के जाने का टाइम निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अगेन b से c भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कहूंगी नहीं यार डायरेक्ट निकालना है मुझे, तो अब बताओ मुझे जरा, अगर बॉडी यहां से चली, ये इसकी क्या हो गई इनिशियल पोजीशन, मतलब पोजीशन हो गई ना। तो बेटा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट कहां से देखते हैं, इनिशियल पोजीशन से। कहां से देखते हैं, तो जब ये यहां से चल के वापस ऐसे गई और बेटा वापस आई फिर नीचे गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 40। अरे 40 हुआ ना भाई, यहां से चला, यहां गया, वापस यहां आया, डिस्प्लेसमेंट 0, नीचे गया, कितना हो गया 40। तो ऊपर की दिशा में पॉजिटिव, नीचे की दिशा में, भाई डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर की तरफ प्लस तो नीचे की तरफ। और कहां से लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, हमेशा इनिशियल पोजीशन से। इनिशियल के मुकाबले कोई इंसान खड़ा होकर देखे यहां पर, तो क्या बोलेगा भाई कि मैं नीचे जा रहा हूं, मतलब नीचे हूं मैं यहां से, समझ रहे हो। तो अब इस केस में अगर आप साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो आप पता क्या लिखेंगे, सुनना, आप लिखेंगे सर माइनस एस, यू कहां की तरफ है तो प्लस यू टी, और ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, जी कहां है, जी कैसा है। अब सॉल्व करना, आंसर पूरा आएगा। अब पूरा टाइम आएगा, यहां से लेके यहां तक का एक ही बार में आ जाएगा, समझ में आई बात। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, इससे पहले वाला जो किया बिना साइन कन्वेंशन लगाएंगे, तो आंसर गलत आएगा। फिर तीसरा तरीका क्या, दूसरा, यहां से यहां तक का निकालो और यहां से यहां तक का निकालो, समझ में आई बात। तो शॉर्टकट के लिए यही काम करता है, क्लियर है। तो पिछले वाले में मैंने क्या किया था, कंपोनेंट जब टूट रहे थे हमारे, जब हमने ऐसे फेंका था बॉडी को ऐसे, तो बेटा यहां पे आ रहा था यू कॉस थीटा, और यहां पे क्या आ रहा था, तो बेटा प्लीज वहां पे ठीक कर लीजिए, यू साइन थीटा को नेगेटिव कर लीजिए, बस यू साइन थीटा को नेगेटिव कर लो, क्लियर है। साइन कन्वेंशन लगा के चलना भाई प्लीज, यू साइन थीटा के साथ साथ प्लीज जी को भी साइन लगाना पड़ेगा आपको वहां पर, बिकॉज आप साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो पूरा लगाना पड़ेगा। तो जहां जी है वहां भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक। और यू साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव, यू कॉस थीटा पॉजिटिव, उसका कोई साइन कन्वेंशन नहीं है। साइन कन्वेंशन कहां देखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, आने दो, ऐसे ही आएगा आंसर, ठीक है। देखो, तो जब भी आप टावर वाला केस करेंगे प्लीज साइन कन्वेंशन लगाइए। साइन कन्वेंशन में ये ध्यान रखना है आपको, 9th वाला तरीका लगाएंगे तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन होगी आपको, क्योंकि आप जी को लेंगे ऊपर की तरफ नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, ठीक। तो बेटर है आप ये करिए। अब देखिए इसमें जो ये वाला कंपोनेंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो क्या रहा है ये पॉजिटिव। हाइट किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो वाई क्या रहेगा नेगेटिव। देखो हाइट कहां है, नीचे की तरफ, बॉडी कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। आपको ये ध्यान देना है कि इनिशियली बॉडी कहां गई है, ऊपर या नीचे, उसके बाद नीचे आ रही है उसको मत देखना। बच्चे ने कहा अरे सर ऊपर जा रही है फिर नीचे भी तो आ रही है, तो फिर साइन बदल जाने चाहिए, नहीं, स्टार्टिंग में क्या हुआ वो ध्यान देना है, बाद में क्या हो रहा है उसको ध्यान नहीं देना है। तो भैया ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव रहेगा और जी क्या रहेगा हमारा, तो हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टाइम की वैल्यू उठा के यहां डालिएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इसमें भी मैं फॉर्मूले नहीं बनने वाले हैं, आपको अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यही करना पड़ेगा, फिर आपको वेलोसिटी निकालने के लिए सेम तरीका अपनाना पड़ेगा। कर लेंगे खुद से वो, बोलो अक्का। हाँ, तो मैंने आपको 3 केस समझा दिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।